राजा विक्रम ने बहुत प्रयासों के बाद बेताल को पकड़ लिया। विक्रम बेताल को अपने कंधे पर लाद कर श्मशान की तरफ चल दिए। रास्ते में बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाने लगा। सालों पहले एक भगवती नाम नगरी में रूपसेन नाम के राजा का शासन चलता था। राजा शादी करना चाहता था। राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा कि मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने जवाब दिया, आपका विवाह मगध की राजकुमारी चंद्रवाती से होगा। राजा ने अपने तोते की बात ज्योतिषी को महल में बुलाया और उनसे भी यही सवाल पूछा। ज्योतिषी का वही उत्तर था जो तोते ने कहा था। वहीं दूसरी ओर मगध की राजकुमारी भी अपने होने वाले पति के बारे में जानने के लिए राजकुमारी के पास एक मैना थी जिसका नाम मंजरी था। राजकुमारी ने उससे पूछा, अरे मंजरी, ये बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। राजकुमारी की मैना ने उन्हें राजा रूपसेन से विवाह होने के बाद दोनों राज्यों से एक दूसरे को शादी का न्योता भेजा गया, जिसे मान लिया गया। इसी के चलते राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती का विवाह हो गया। विवाह के बाद रानी अपनी मैना को भी साथ लेकर राजा रूपसेन ने अपने तोते चिंतामणि की शादी राजकुमारी की मैना मंजरी से करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रखा गया। एक समय की बात थी, अचानक तोता और मैना में आपस में कुछ बहस हो गई। मैना बहुत गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि आदमी पापी, धोखेबाज होते हैं और धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे में तोता भी गुस्से में बोलने लगा कि महिलाएं लोभी, झूठी और हत्यारी होते। तोता और मैना का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि ये लड़ाई राजा तक पहुंच गई। राजा ने फिर दोनों से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैना तुरंत बोल पड़ी कि पुरुष बहुत खराब होते हैं और वो एक कहानी सुनाने लगी। बहुत पहले की बात है, इलाहापुर नगर में एक महाधन नाम का सेठ रहता करता था। उस सेठ के घर में बहुत मिन्नतों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने बेटे का बेहतर तरीके से पालन पोषण किया। सेठ से अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी उसका बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने जैसे गंदी लत में पड़ गया। उनका बेटा जुए की बुरी लत में बहुत पैसे हार गया। ऐसे में सेठ की मौत हो गई। लेकिन बेटे के जुए की लत की तो पैसे बचे और न ही उसको पैसे देने वाले पिता। इसी कारण सेठ का बेटा अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगरी पहुंच गया। सेठ का बेटा दूसरी नगरी पहुंचा। देने वाले हेमगुप्त साहूकार से हुई। साहूकार से मिलने के बाद लड़के ने उसे अपने पिता की कहानी बताई, लेकिन उसकी कहानी झूठ से भरी हुई थी। उसने साहूकार को बोला कि वह अभी जहाज का बहुत बड़ा सौदा करके लौटा रहा था, लेकिन अचानक से समुद्र में बहुत तेज तूफान आया और जहाज उस तूफान में डूब गया। वो किसी तरह से इस तूफान से बचकर यहाँ पहुंचा है। लड़के ने उसे अपने घर में पनाह दे दी। उसी समय साहूकार के मन में विचार आया कि सेठ का बेटा उनकी बेटी से शादी करने के लिए एकदम सही व साबित होगा। इसके बाद साहूकार ने सेठ के बेटे से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के काफी समय तक साहूकार ने अपने जमाई और कुछ दिनों में अपनी बेटी को खूब सारा धन दिया और उसे लड़के के साथ उसके घर विदा कर दिया। बेटी और दामाद के साथ उन्होंने एक दासी को भी भेजा। जब रास्ते में तभी सेठ के लड़के ने अपनी बीवी से कहा, तुम अपने सारे जेवर मुझे दे दो, यहाँ रास्ते में बहुत सारे लुटेरे होते हैं। उसकी बीवी ने उसकी बात मान ली और उसे अपने सारे जेवर दे दिए। गहने मिलने के बाद दासी को जान से मार दिया और कुएं में फेंक दिया और उसके बाद अपनी बीवी को भी उस कुएं में धक्का दे दिया। लड़की कुएं में गिरने के बाद बहुत तेज से रोने लगी। तभी वहां से गुजर रही एक महिला ने उसे बाहर निकलने मदद की। साहूकार की बेटी जैसे ही कुएं से बाहर आई, वह अपने पिता के पास चली गई। पिता को उसने अपने पति के सच के बारे में नहीं बताया, बल्कि बोला कि रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। साहूकार ने अपनी परेशान बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता ना करो बेटी, तुम्हारा पति जरूर जिंदा होगा और एक दिन लौट कर जरूर आएगा। वहीं दूसरी पहुंचकर एक बार फिर से सारा पैसा जुए में हार गया। जैसे ही पैसे खत्म हुए, उसकी हालत बुरी हो गई। सेठ का लड़का बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वह एक बार फिर से साहूकार के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने पर वह अपनी बीवी से मिला। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हो गई और उससे बोली, उस दिन जो कुछ घटा वह मैंने अपने पिता को नहीं बताया है। अपनी पति को सुनाई। अपने दामाद को घर में देखकर साहूकार ने उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। कुछ समय तक सेठ का बेटा साहूकार के घर में रहा और एक दिन मौका मिलने को मार दिया और उसके सारे गहने लेकर भाग गया। मैना ये कहानी सुनाते हुए कहती है, महाराज, मैंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है, इसलिए मुझे पुरुषों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और वे पापी की कहानी सुनने के बाद राजा ने तोते से बोला कि अब तुम बताओ, तुम्हें महिलाएं बुरी क्यों लगती हैं? इसके बाद तोते ने अपनी कहानी शुरू की और बताया, एक समय की बात है जब वह कंचनपुर में
सागर दत्त नाम के एक सेठ के यहाँ रहा करता था। उस सेठ के बेटे का नाम श्री दत्त था। वह पास की नगरी श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हो गया था। अपने विवाह के बाद लड़का व्यापार के लिए परदेश चला गया। उसकी बीवी जयश्री उसका बेसब्री से इंतजार करती थी। इंतजार में 12 साल निकल गए, वापस नहीं लौटा। जयश्री अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन छत पर खड़ी थी और उसे दूर से एक पुरुष आते हुए नजर आया। वह पुरुष उसे बहुत अच्छा लगा। जयश्री ने उस लड़के को अपनी सहेली के घर बुलाया। फिर वह उससे रोज अपनी दोस्त के घर पर मिलने लगी। ऐसा करते करते महीनों बीत गए और एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त वापस लौट आया। जयश्री अपने पति को अचानक से देखकर हैरान रह गई। श्रीदत्त बहुत और इसलिए वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। जयश्री को ऐसे ही मौका मिल गया और वह उस लड़के से मिलने अपनी सहेली के घर चली गई। रात के समय जब वह घर से बाहर जा रही थी तभी उसका एक चोर पीछा करने लगा। चोर ने देखा कि वह किसी और के घर चली गई है, लेकिन की वजह से मर जाता है। वहां पहुंचते ही जयश्री देखती है तो उसका लगता है कि वह सो रहा है। वो लड़के के करीब जाती है और उसी वक्त पेड़ पर बैठा एक भूत युवक के शरीर में प्रवेश करता है और जयश्री की नाक काटकर वापस पेड़ पर चला जाता है। जयश्री रोते हुए अपनी सहेली के पास गई और उसे पूरी घटना बताई। उसकी सहेली ने उसे सलाह जाओ और वहां पहुंचकर बहुत तेज तेज रोने लगना। जैसे ही कोई तुमसे तुम्हारे हाल के बारे में पूछे तो बोलना मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। जयश्री घर जाकर ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त इसकी शिकायत राजा से करता है। सभा लगती है और उसमें सभी लोग पेश। जैसे ही लड़की की नाक को देखा उसने लड़के को सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। उस सभा में जयश्री का पीछा करने वाला चोर भी पहुंचा था और उसने उस रात की सारी घटना देखी थी। राजा की सुनाई गई सजा से चोर वो हिम्मत करके किसी तरह से राजा को उस रात की पूरी कहानी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे में चोर बोला, यदि आपको विश्वास नहीं होता है वहां चलकर देखें, वो भूत और लड़के की लाश वहां पड़ी हुई है। जब उसकी जांच होती है तो चोर की बातें सच साबित होती हैं। तभी तोता बोलता है कि देखा महाराज, महिलाएं कितनी बुरी होती हैं। कहानी पूरी करते ही बेताल राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ अधिक पापी कौन। राजा थोड़ी देर सोचने लगता है और जवाब देता है कि महिला अधिक पापी है। तब बेताल पूछता है क्यों। फिर राजा कहता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी महिला ने किसी अनजान पुरुष से रिश्ता रखा और अपने पति को धोखा दिया। बेताल जोर से ठाका लगाकर बोला कि राजन, तुमने चुप रहने का वचन तोड़ दिया है। और वह एक बार फिर से पेड़ पर जा। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब